रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिले अधजले नोटों की बरामदगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बनाई 3 जजों की कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा से कल पूछताछ कर सकती है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। खबर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार कर सकता है। तारीख 14 मार्च 2025, जगह 30 तुगलक रोड, दिल्ली। उस रात जब आग लगने की कॉल आई तो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसी आग को बुझाने जा रही हैं जिससे भारत की न्यायपालिका में एक नई आग लगने वाली है। आग बुझाने के बाद जब जांच शुरू हुई तो एक स्टोर रूम से 4 से 5 बोरियों में जले हुए नोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए वीडियो और तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। 26 मार्च को नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक वहां रहने के बाद पुलिस ने उस स्टोर रूम और आसपास के इलाके को सील कर दिया जहां आग लगी थी। साथ ही मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। सूत्रों के मुताबिक ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी के निर्देश पर उठाया गया ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के परिवार के लोगों से भी मुलाकात ताकि 14 मार्च को क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था इसकी कड़ियां जोड़ी जा सके। जांच टीम अगले 2 दिनों में इस मामले से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज करेगी। इनमें दिल्ली पुलिस के 5 ऑफिसर्स की वो टीम भी शामिल है जो सबसे पहले मौके पर पहुंची थी। फायर डिपार्टमेंट की टीम जिसने आग बुझाने का काम किया। इसके अलावा 2 गजेटेड ऑफिसर्स जो इस वीवीआईपी मामले में प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे थे। पूरा देश स्तब्ध था वो दृश्य देख के। निस्संदेह सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रशासनिक रूप से कदम उठाए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। हर किसी को मुझे तो नहीं मालूम कौन आया है, कहाँ आया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का निर्णय भी मैंने सुना है। उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय पे पहुँचने के पहले हर पक्ष की बात सुनेगा। लेकिन एक चीज़ साफ होनी चाहिए, इस प्रकरण पे निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। हालांकि 12 दिन बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागो, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। ये कमेटी 25 मार्च को जस्टिस वर्मा के आवास पर भी पहुंची थी और करीब 45 मिनट तक उस कमरे का मुआयना किया जहां जले हुए नोट मिले थे। जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि न तो उनके और न ही उनके परिवार ने कभी स्टोर रूम में कोई नकदी रखी थी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये नकदी उनकी नहीं थी तो फिर वो उनके घर के स्टोर रूम में कैसे पहुंचे। जांच कमेटी अब जस्टिस वर्मा के पिछले 6 महीने की कॉल डेटा और मोबाइल रिकॉर्ड की भी जांच करेगी। यशवंत वर्मा case actually became an insult to the Indian judicial system. We have already expressed our position very clearly that he should be subjected to impeachment, but the government is not taking any initiative. It's known to everybody, but the government is silent on his case, and now the discussion is on NJAC, this National Judicial Appointment Commission. The need of the hour is that the people like Sham must be removed from the office. जिस तरह से पूरे देश में उस घटना को लेके एक नोट जले, आक्रोश है लोगों में, एक भय भी है और लोगों को ये भरोसा हो कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, वो बहुत आवश्यक है। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत को इस पूरे प्रकरण को देखना चाहिए जिससे जनता का भरोसा, जनता का विश्वास जो न्यायपालिका में है वो बना रहे। इस बीच इस विवाद को लेकर देश भर के हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के 6 प्रतिनिधियों ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मुलाकात की। सीजीआई ने बार एसोसिएशन के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। इस मूवमेंट में आज हमारे 6 हाईकोर्ट के प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग मी एंड 5 अदर्स प्रेजेंट हैं। वो हैं मिस्टर विवेक रेड्डी, कर्नाटक हाई कोर्ट, मिस्टर ब्रजेश त्रिवेदी, गुजरात हाई कोर्ट, मिस्टर यशवंत चिनॉय फ्रॉम केरला हाई कोर्ट,
तीन हुए, शाही जी अवधबार और जबलपुर से मिस्टर जैन। टोटल मैं अनिल तिवारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये 6 प्रेसिडेंट्स ने आप लोगों ने साइंड वाली फोटो खींच ली है। पहला तो ये मीडिया हम रिलीज कर रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट, आप सब इसकी कॉपी ले सकते हैं। आप लोग ले लीजिए इसकी कॉपीज। ठीक है। एक डेवलपमेंट आज हुआ है and we appreciate the gesture of our collegium members, all 5 judges. They gave us time to us. उन्होंने हमारी पूरी बात, हमारे हर पॉइंट्स को बहुत सीरियसली सुना, कंसीडर करने का एश्योरेंस दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत न्यायप्रिय लोग हैं। उन्होंने हमारा कंसर्न समझा, हमारे पेन को समझा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई अन्य लोगों से मुलाकात कर चुका। दरअसल इस नोट कांड के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील इस फैसले के विरोध में 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन को तमाम दूसरे अधिवक्ता संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। जस्टिस वर्मा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी या इस मुलाकात के बाद वकील अपनी हड़ताल वापस लेंगे, इस पर फैसला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने और हंगामे के बावजूद अब तक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कानून से ऊपर हैं? देश में कोई कानून से ऊपर नहीं है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की शक्तियों और उन्हें हटाने के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 की बात करें तो उसमें महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, और आर्टिकल 218 में अगर हम करें तो हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया पारित की जाती है। यानी जो प्रमाणित कदाचार क्या होगा, पहला जो उसका इसेंशियल इंग्रेडिएंट है किसी भी जज को हटाने के लिए, प्रमाणित कदाचार और अक्षमता। तो अभी अगर हम जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में देखें तो कोई प्रमाणित तो हुआ नहीं है, और दूसरा अगर ऐसा हुआ तभी संसद द्वारा कार्यवाही शुरू की जा सकती है, और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य साइन करके जब स्पीकर को नोटिस देते हैं तो उसके बाद कार्यवाही शुरू होती है, और राज्यसभा में वही बात जो है 50,000 राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जब साइन करके और नोटिस देते हैं उसके बाद होती है, फिर राष्ट्रपति उस पर अगर बहस होती है और राष्ट्रपति अगर संसद द्वारा वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति सिर्फ उस पर फाइनल डिसीजन लेते हैं। दरअसल भारतीय संविधान जजों को खास संरक्षण देता है ताकि वो बिना डर या दबाव के फैसला ले सके। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, महाभियोग। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जजों के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज ही नहीं हो सकता? कानून कहता है कि हाँ हो सकता है, पर इसके लिए सख्त शर्तें। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में के वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में एक अहम फैसला दिया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ एफआईआर तभी दर्ज हो सकती है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी मंजूरी दें। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि ये नियम जजों को फर्जी मामलों से बचाने के लिए बनाया गया। न्यायपालिका जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट है। उसके मुताबिक जो एबल, एफिशिएंट और लीगल एक्यूमेन के लॉयर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है, और वो जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और हमने बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छे ऐसे जजेस को देखा है जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में और न्यायपालिका में न्याय देने में जिन्होंने पूरे किसी भी प्रकार के उसके किसी भी दबाव में आए बिना जिन्होंने न्याय दिया है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो व्यवस्था है वो भी ठीक है, लेकिन एनजेएसी उससे भी ज्यादा एक विधेयक ला करके, कानून ला करके जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करने की बात रही है। और भारत चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है, लोकतंत्र है, इसलिए यहां पर कोई भी जब काम होता है तो उसका विरोध होता ही है। जैसे आप देखिए कि 1993 में जब जस्टिस वी रामास्वामी को हटाने का प्रयास किया गया था तो उस समय विपक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया बहुत जटिल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी पुलिस खुद से
एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। इसके लिए पहले मुख्य न्यायाधीश से इजाजत लेनी होती है। वैसे तो ये प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू की गई, लेकिन कई बार इसे ढाल की तरह भी देखा जाता है। जस्टिस वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच शुरू की, लेकिन अगर कमेटी को भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? कानून कहता है कि गंभीर मामलों में संसद में महाभियोग लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों का प्रस्ताव चाहिए। फिर प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। लेकिन अब तक भारत में किसी जज के खिलाफ महाभियोग सफल नहीं हुआ। इस कानून के तहत अब तक सिर्फ 2 बार महाभियोग की कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार ये सफल नहीं हो सका। क्या जस्टिस वर्मा के मामले में भी ऐसा ही होगा? इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। याचिका में 1991 के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है जो एफआईआर के लिए सीजीआई की मंजूरी को जरूरी बनाता है। सवाल यह है कि क्या ये नियम बदलने का वक्त आ गया है? जस्टिस यशवंत वर्मा से एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या जजों को मिला संवैधानिक संरक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही के रास्ते में रोड़ा बन रहा, और क्या कानून में बदलाव की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामदगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को सुर्खियों में ला दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई नेताओं ने इसकी चर्चा छेड़ी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार एनजेएसी के बहाने जजों की नियुक्ति को कंट्रोल करने की तैयारी में है? आखिर एनजेएसी है क्या और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कब और क्यों असंवैधानिक करार दिया? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले के बाद देश में न्यायपालिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं। मामले ने जिस तरह से तूल पकड़ा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यह मामला न्यायपालिका में सुधार की राह खोलेगा या फिर एक और अधूरी जांच बनकर रह जाएगा। ये सवाल हर किसी के मन में है कि कानून के रखवाले खुद सवालों के घेरे में क्यों। इन सवालों के बीच एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट की बहस ने फिर से जोर पकड़ लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में एनजेएसी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये व्यवस्था लागू होती तो शायद न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा हल हो जाता। If the mechanism which was passed by this House with near unanimity, with no dissension, only one abstention in Rajya Sabha, all political parties converging, going in for the initiative of the government, I wish to find out the status of that which emanated from Indian Parliament, made sacrosanct by endorsement of 16 state assemblies in the country and signed by the Honorable President under Article 111 of the Constitution. That historic legislation endorsed by this Parliament with unprecedented consensual support unknown to parliamentary history of this country dealt with the Malays very severely. If the Malays had been dealt with, perhaps we would not have countenanced such kind of issues. What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I'm sure will be on the way. I will get in touch with leader of the House and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session. राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और एनजेएसी अधिनियम के मुद्दे पर चर्चा के लिए 24 मार्च को सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले को उठाया था, जिसके बाद धनखड़ ने एनजेएसी पर चर्चा की जरूरत बताई, लेकिन फिर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। Mark my words, just like the Election Commission has been emasculated by the government takeover of its appointments process, this brouhaha and media plants are the beginning of an effort to bring back something like the NGAC with complete government control and do away with the collegium system. अब सवाल यह है कि क्या सरकार एनजेएसी एक्ट को नए रूप में लाने की तैयारी में, या जजों की नियुक्ति वाला कॉलेजियम सिस्टम ही बना रहेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सरकार एनजेएसी लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस जेएस केहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था।
तब से लेकर के अब तक एनजेएसी को लेकर के समय समय पर बात उठती रहती है। और अभी जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आया तो ये भी हुआ कि चूंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, जजेस के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, इसलिए एनजेएसी सरकार द्वारा जो एक विधेयक आए और कानून बने उसके मुताबिक ही जजेस का अपॉइंटमेंट हो, जिसमें जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं, ये समय समय पर बात उठती रहती है। अभी फिर से जैसे ही जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ से कथित तौर पर ऐसा लगा उनके यहाँ जो आग लगी और उसमें कथित तौर पर नोट मिले, उसको लेकर के भी जो आया है, तो इस समय समय पर मांग उठती रहती है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट को साल 2014 में संसद में पारित किया गया था। मोदी सरकार ने 13 अगस्त 2014 को लोकसभा और 14 अगस्त 2014 को राज्यसभा में एनजेएसी बिल पास किया। 16 राज्य विधानसभाओं ने भी इसे मंजूरी दी और 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी, लेकिन ये कानून ज्यादा दिन नहीं चल सका। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से एनजेएसी को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट का कहना था कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल देता है। कोर्ट ने माना कि एनजेएसी में सरकार की भूमिका जजों की नियुक्ति को प्रभावित कर सकती है, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया। न्यायाधीशों को हटाने के लिए अगर आप देखें तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यानी अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी रक्षा के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो देखने का विषय है, परंतु अगर एनजीएसी आता भी है तो उसको इफेक्टिवली, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार का ही निर्णय होगा जजेस को बनाने का, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, उसमें अगर पिछला हम देखें तो 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज भी हैं। तो ये सब बातें हैं, वो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी ये जो है अगर हम देखें तो जो अभी की भी व्यवस्था है वो भी ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का मकसद था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। कानून के मुताबिक एनजेएसी में 6 सदस्य शामिल होंगे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जो इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरे और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज, चौथे केंद्रीय कानून मंत्री और 5वें छठे 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति करती है। एनजेएसी का लक्ष्य जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था, ताकि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाया जा सके। कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, जिस पर कई बार सवाल खड़े होते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।